सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने में अब 1 माह से भी कम का अरसा रह गया है और अब निगरां वज़ीर आज़म, निगरां वज़ीर आला के नाम भी सामने आ रहे हैं, मुशावरत भी की जा रही है। ये सियासी सूरत हाल है और मुआशी सूरत हाल में बेहतरी तो आ रही है IMF की किस्त मिलने के बाद, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग हुकूमत की क्या होनी चाहिए, आज हम अपने प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ मैं करूँगी कोर्ट की खबर से। तो आज कोर्ट की खबर में जो खबर मेरे पास है वो ये है कि बहुत से ज़ेर इल्तिवा केसेस हैं जिनकी तादाद बढ़ गई है सुप्रीम कोर्ट में और अब इनकी तादाद है 54,965, यानी कि 54,000 से भी ज़ायद ये केसेस हो चुके हैं। और अब मुकदमात निपटाने का जो एक डाटा है वो भी शामिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अगर हम बात करें साल 2013 की, तो उस वक्त जो तादाद थी वो 20,000 कुछ थी, लेकिन अब ये तादाद बढ़ के 54,000 से भी ज़ायद हो गई है। तो क्यों ये केसेस बढ़ रहे हैं और अब क्या सूरत हाल रहेगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे तैयब बलोच हैं। तैयब, क्या खबर है, डाटा क्या है? 54,000 से ज़ायद इल्तवा केसेस हैं जो सामने आई है रिपोर्ट। बिल्कुल ऐसा ही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है वो केसेस की तादाद जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। लेकिन आपने जो कहा कि वजह क्या है कि केसेस की तादाद क्यों बढ़ रही है, उसकी दरअसल वजह अगर हम देखते हैं तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की खाली असामियाँ थीं वो वक्त पर जो है वो फिल नहीं की गई, जिसकी वजह से बेंचेस अवेलेबल नहीं थे, और ये सबसे बड़ी अहम वजह। और इसके अलावा दूसरी वजह ये है कि पॉलिटिकल नोयत के और कॉन्स्टिट्यूशनल नोयत के जो मेन केसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा वक्त ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो आम केसेस होते हैं वो नहीं सुने जाते और दबाव जो है वो यूं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बढ़ता रहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो डाटा जारी किया गया है उस डाटे में तो एक बात जो है वो हौसला अफजा है, वो ये है कि साल 2013 से लेकर अब तक केसेस जो है वो अगरचे बढ़ते रहे हैं, लेकिन 2022 में इन केसेस की तादाद में जो है वो कमी देखने में आई है। यानी कि 2022 में पहली मरतबा मुकदमात की तादाद जो है वो 1722 जो है वो कम हुई है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डाटा जारी किया गया है उस डाटे के मुताबिक 2 फरवरी 2022 को ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद 54,706 थी और 1 फरवरी 2023 तक मुकदमात की तादाद जो है वो 52,590 रह गई। 2 फरवरी 2022 से लेकर 2 फरवरी 2023 तक जो है वो 2,116 मुकदमात में कमी हुई है और ये गुज़िश्ता 10 सालों में पहली मरतबा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात इसका मतलब तो ये हुआ ना कि कोई 1 साल या 2 साल की बात नहीं है, ये पेंडिंग केसेस बहुत सालों के जमा हो गए हैं। कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता। 1000 या 2000 केसेस का आगे पीछे डिफरेंस होता है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि ये तकरीबन जो सुप्रीम कोर्ट ने डाटा जारी किया है तो वो तो 10 साल का है और 10 साल में भी जो डिफरेंस है, जैसा आपने कहा कि बिल्कुल मामूली है, 2000 या 1700 का डिफरेंस जो है वो ख़ास डिफरेंस नहीं है और यूँ तादाद जो है वो रोज़ बरोज़ सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती जा रही है। और इसकी सबसे मेन वजह जो मैंने बताई है वो मेन वजह यही है कि बेंचेस जो हैं वो मौजूद नहीं। और सुप्रीम कोर्ट में अगर हम देखें तो 5 जजेस की असामियाँ खाली थी और पहले हम ये देखते रहे कि जो ही जजेस की असामियाँ खाली होती थी उनको फिल कर दिया जाता था। लेकिन आपके सामने है कि जुडिशियल कमीशन में जब जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी तो वो फिर इत्तेफाक नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से जजेस अपॉइंट नहीं हुए। देखिए सुमैया, टोटल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथ है वो है 17 और अभी जो है अभी मुसर्रत हिलाली का नया इंडक्शन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो आई है तो यूं अब भी 16 जज हैं, एक जज की अभी भी कमी है। और ये बड़े अरसे से तकरीबन ये मुसर्रत हिलाली का भी तकरीबन 3 से 4 माह बाद इसकी अपॉइंटमेंट हुई, तो यूं जो 5 सीटें खाली हुई थी उनको बड़े अरसे बाद फुलफिल किया गया और अभी तक भी 1 सीट खाली है। तो इसी वजह से अगर मुकम्मल जज होंगे तो उन बेंच बनेंगे और फिर जाकर किसी सूरत में जो है वो केसेस में हमें कमी खातिर खा नजर आ सकती है। बसूरत दिगर अगर मामलात इसी तरीके से चलते रहे तो फिर यही 1000-2000 का ही हमें डिफरेंस जो है वो नजर आएगा। 10 सालों का ये डाटा तो यही कह रहा है कि 10 सालों में टोटल हमें डिफरेंस जो है वो तकरीबन 2000 केसेस का ही आया है। यूं अवाम जो है आपके सामने है कि बड़े जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आता है तो लायर भी बड़ी भारी फीसेज लेते हैं और अवाम जो है वो बड़ी ये भी देखिए कितना बड़ा अलमिया है ना कि अवाम इतनी वकीलों की फीसेज देते हैं लेकिन उनके केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। और वजह आपने बेसिक बताई, खाली असामियाँ,
इनको पूरा अभी तक नहीं किया जा सका है। बहुत शुक्रिया आपका तैयब बलोच। आज अहम मामले पर तैयब बलोच की खबर लेकर आए थे। 10 सालों का डाटा है, सुप्रीम कोर्ट का ज़ेर इल्तिवा केसेस हैं, बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जिसकी वजह से भी ताख़ीर होती है, लेकिन असामियाँ खाली हैं, उनको पुर करना बड़ा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं और ज़रा सियासी सूरत हाल पर अब बात करते हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में अगस्त 2023 में मामलात निगरां हुकूमत के हवाले करने का ऐलान कर दिया है और आज है 14 जुलाई और वज़ीर आज़म के इस ऐलान के मुताबिक अगर आज से हम बात करें तो सिर्फ एक माह बाद ही इक़्तिदार का मंजरनामा तब्दील हो जाएगा, यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट्स आ जाएंगी, इलेक्शन का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। मौजूदा हुकूमतें अपनी आइनी मुद्दत के खात्मे पर 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएंगी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन अक्टूबर या फिर नवंबर में नए इंतखाबात कराएगा। उस वक्त मुल्क में इंतखाबात से पहले वाली गहमा गहमी तो नहीं है हम जो देख रहे हैं, अलबत्ता सियासत का बाजार फिर से गर्म है। नवाज शरीफ के वतन वापस लौटने की खबरें हैं, दुबई में सियासी बैठक की खबरें हैं, पीडीएम में फूट या फिर इत्तेहाद की खबरें, रूट ने मनाने की, इंतखाबात कब होंगे की गर्दान, पीटीआई इलेक्शन का हिस्सा होगी या नहीं, पीटीआई पर पाबंदी लगेगी या नहीं। तो आज वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ के बयान के बाद पीटीआई के इलेक्शन में हिस्सा लेने की बहस भी अब सिमटती हुई नज़र आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहात की जो पार्लिमानी कमेटी है उसने 99% तो अपना काम मुकम्मल कर लिया है, तमाम तर नुकात पर इत्तेफाक भी हो गया, सियासी जमातों पर पाबंदी का मामला कमेटी के एजेंडे से निकाला गया है और इधर किसी सियासी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने से ना रोकने की आवाज़ें खुद हुकूमत से भी उठने लगी हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादिक ने दो टोक अल्फाज में कहा कि इलेक्शन में किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक भी कह चुके हैं कि इंतखाबात शफाफ और गैर जानिबदाराना ना हुए तो कोई नताइज तस्लीम नहीं करेगा। गर्ज ये कि कई महीनों के बाद अब कुछ लगने लगा है कि इंतखाबात हो ही जाएंगे, लेकिन कब, ये अभी भी ज़रा मुहिम है। मुआशी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर इंतखाबात वक्त पर और शफाफ हुए तो पाकिस्तान पे कई बहरानों से निकल आएगा, जिनमें मुआशी बहरान भी है। लिहाजा सियासी जमातों को चाहिए कि दानिशमंदाना फैसले करें और मुल्क को इस्तेकाम और तरक्की की राह पर डालें, और वो जब भी मुमकिन है जब सब मिल के बैठ के अपने लिए नहीं मुल्क और कौम के लिए सोचें। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। और ब्रेक से पहले हम जिस तरह बात कर रहे थे कि अब हुकूमत के ख़त्म होने में, असम्या डिज़ोल्व होने में एक माह का अरसा रह गया है। इस दौरान इंटरिम गवर्नमेंट्स आएंगी। वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि अब हम सारा मामला एक माह बाद निगरां हुकूमतों के हवाले कर देंगे, लेकिन उससे कबल हुकूमत ने यह कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात करनी है और जिसका जो तकरीबन 99-90% तक का काम जो है वो वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कह चुके हैं कि वो कंप्लीट भी किया जा चुका है। लेकिन इलेक्शन से कबल इंतखाबी इस्लाहात का ये फ़ैसला या इसकी बात हम इससे पहले भी कई बार सुनते आए और 4 साल 5 साल में इंतखाबी इस्लाहात की बात सुनने में भी आई, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका है। तो इंतखाबी इस्लाहात में कितना वक्त दरकार होगा, ये किस तरह की इंतखाबी इस्लाहात होंगी और बिल्कुल इलेक्शन से चंद महीनों पहले ये बात कैसे हो सकती है, काम कैसे हो सकता है, इसी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है कुंवर दिलशाद साहब। कुंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहना हुकूमत का कि हम इंतखाबी इस्लाहात करने जा रहे हैं, लेकिन कितना वक्त दरकार होता है, सबसे पहली बात। दूसरे, इतनी कम मुद्दत में कि जब अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होने हैं, तो जो इंतखाबी इस्लाहात हुकूमत करना चाहती है क्या वो इस अरसे मुमकिन है? मैंने जहाँ तक इनकी जो इंतखाबी इस्लाहात की है उसमें कोई 66 के करीब अपने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर रही है। ये वही तरमीम है जो कि साबका हुकूमत ने भी ये तरमीम जो है वो प्रपोज की थी, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपने इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबी इस्लाहात की तजवीज़ दी थी, और चेयरमैन सेनेट और कौमी असम्बली के स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बाकायदा एक इंतखाबी इस्लाहात के बारे में जामना एक पैकेज दिया था। इसी तरह से उसमें बहुत सी ऐसी इस्लाहात है जो हुकूमत ने अपनी तरफ शामिल कर ली, लेकिन जो मैंने सारा जो देखा है जो मुख्तलिफ चैनलों पर या मीडिया में या प्रेस में आता रहा, उसमें तो बड़ी नॉर्मल किस्म की इस्लाहात हैं और बड़ी इससे इलेक्शन कमीशन को बड़ा फायदा पहुंचेगा, बड़ा मजबूत हो जाएगा। अच्छा। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास वही इख्तियारात आ जाएंगे जो इंडियन इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं। मसलन प्रिजाइडिंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर अगर कोई बेकायदगी, बेज़रातगी में मुलव्वस पाए गए या मुर्तकब हो गए
तो उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फौजदारी के तहत मुकदमा दर्ज कर सकता है, उनको बाकायदा उनके खिलाफ उनको टर्मिनेट भी कर सकता है और सजा देने के भी इख्तियार दे दिए गए हैं 3 साल तक। ये सारा इलेक्शन कमीशन को सस्पेंड किया गया है क्योंकि जितनी भी गड़बड़ होती है ना इंतखाब के अंदर, जो वो होती है पोलिंग स्टेशन पर, इनके पीछे जो पसे पर्दा जो होते हैं वो होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उनके साथ साथ कुछ किसी हद तक रिटर्निंग ऑफिसर का भी मतलब होते हैं, लेकिन बहुत कम। असली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन का बेताज बादशाह होता है उस दिन जिस दिन वो इलेक्शन होता है जी, तो वो उसमें गड़बड़ करने के जो बड़े इसमें वो चांस भी है और शहायद भी मिले हैं। और इलेक्शन में पाकिस्तान ने जो बड़ा अहम एक करवाया था, जो आपको ही पता है, वो डस्का का इलेक्शन था अपना हल्का 75 में, जिसमें बहुत सी बातें सामने आई है। मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई कि हमारे इंतखाब में जो गड़बड़ करने का जो मुतहर्रिक एलिमेंट है, पसे पर्दा पुरस्कार शख्सियत जो है वो प्रेसिडेंट ऐसा ही होता है। हमने देखा था क्योंकि अभी आपने कहा ना कि बहुत मामूली सी एक आम सी इंतखाबी इस्लाहत हैं। हमने देखा 18 के इलेक्शन में RTS सिस्टम बैठा, जो कि इंतखाबात लेट आए, फिर फॉर्म 45 का मामला नहीं था और फिर फॉर्म 128 था, ऐसे ही था। तो अब फॉर्म 45 का होना, फिर समंदर पार पाकिस्तानियों का वोट का हक देना, फिर ये कहना कि वो तमाम तर जो मामला होगा वो इंटरनेट से, स्मार्टफोन से होगा। जहाँ इंटरनेट नहीं है या जहाँ स्मार्टफोन नहीं है, फिर वहाँ मुश्किल आएगी। फिर कैसे इंतखाबी नताइज जो होंगे वो शफाफ होंगे, इसको कैसे मुमकिन बनाया जाएगा? RTS का सिस्टम तो खत्म कर दिया उन्होंने जी, कोई RTS नहीं होगा जी। उसमें सबसे बड़ी अहम बात ये हो गई कि जनाब RTS जो था वो एक बड़ी एक पूरी सलाहियत की एक बाकायदा नादरा के तावन से उस वक्त की जो थी हमारी क़यादत, उन्होंने ये इसको अपनाया था और उसको इलेक्शन कमीशन ने बता दिया था कि ये फ्लॉप होने का खतरा है। लेकिन बहरहाल उस पर उस वक्त की जो इलेक्शन कमीशन की इंतजामिया थी वो भी अंदर से मिली हुई थी, साफ बात है, सच में छुपाने की क्या बात है। तो वो उन्होंने भी इसके बारे में जो है आवाम को सही तरीके से रोशनाश नहीं किया। RTS का जरूर एक हमारा स्मार्ट मोबाइल टीवी है, उसमें एकदम डाटा जाएगा, फेल हो जाएगा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हमारा डाटा इसमें भी बात कर जाता है। ये सारी चीजें अब खत्म कर दिया वो। अब पहले जब इलेक्शन होते थे, आप यकीन जाने कि जनाब फार्म उसी उठा था 15-16, आप 45 कर दिया गया, उसका नाम बदल दिया, तो वो उसी रिटर्निंग ऑफिसर के पास चला जाता था, बाई हैंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर लेके जाता था। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का और रिटर्निंग ऑफिसर का फासला ज्यादा 7-8 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, गाड़ियां खड़ी होती थी। रिटर्निंग ऑफिसर के हवाले कर दिया, रिटर्निंग ऑफिसर ने वही फार्म फैक्स के जरिए इलेक्शन कमीशन चला गया, मिनट सेकेंडों में। अब ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, डिजिटल आ गई है कि आप उसमें आपने ये RTS करना है या आपने स्मार्ट का करना है, वो आपको खत्म कर दिया। अब रिटर्निंग ऑफिसर के पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो अपना रिजल्ट भेज देगा और प्रिजाइडिंग ऑफिसर का जो रिजल्ट मिलेगा तो वो सबके सामने वो बाकायदा जब वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा वो वेबसाइट पे भी आता रहेगा और वीडियो भी आता रहेगा। फिर भी ये तासुर बरकरार रहेगा। अपने पहले जवाब में कहा कि मुलव्विस अक्सर हमने देखा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ही होते हैं धांधली में। डस्का का इलेक्शन एक मिसाल है हमारे सामने। तो देखते हैं कि इंतखाबी इस्लाहात के बाद जो शफाफियत है इंतखाबात की, इलेक्शंस की, वो किस तरीके से बरकरार रखी जाएगी और फिर कोई और खड़े होकर ये नहीं आवाज़ उठाएगा कि ये इलेक्शन के नताइज को हम नहीं मानते, क्योंकि जो हार जाती है पार्टी फिर वो यही कहती है नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपका कुंवर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नाजरीन ये कहा है कि असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील की जाएँ। ये तजवीज़ सामने यानी कि 14 अगस्त के बजाय 8 अगस्त को ही असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ और जो इलेक्शंस का मामला है वो आगे बढ़े। अब 90 रोज़ में इलेक्शंस कराना ज़रूरी होंगे, यानी कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस होंगे। तो इसी पर ज़रा हम बात करेंगे कि इस तासुर कैसे ज़ाहिर किया जाएगा कि इलेक्शंस इस साल ही होने हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन इस साल नहीं होंगे। इसी पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम खुंडी साहब। फैसल साहब बहुत शुक्रिया। तजवीज़ है पीपल्स पार्टी की कि असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील कर दी जाएँ, लेकिन तहलील होने के बाद भी ये तासुर अगर रहता है जो कि है कि इलेक्शन वक्त पर नहीं होने, तो वक्त से पहले तहलील करने से क्या इलेक्शन का माहौल बन जाएगा आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 2-3 चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी का
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल ये तजवीज़ इसलिए दी है क्योंकि पहली बात तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलीव करती है कि जो पार्लियामेंट का जो टाइम है वो अगस्त में पूरा हो रहा है और उसमें 60 इलेक्शन। और हम ये कह रहे हैं कि हमारी इत्तेहादी जमातें ये चाहती हैं कि इलेक्शन में थोड़ा टाइम हो और 90 दिन दिए जाए, तो फिर हम चंद दिन पहले असम्बली जो है वो तोड़ सकते हैं और उसके बाद 90 दिन में जो है इलेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हमने ये दी है कि क्योंकि 12-13 जमातों की इत्तेहादी जमात है और हुकूमत है, अगर वो चाहते हैं, अदरवाइज हम तो चाहते हैं कि जी अगस्त में जो टाइम पूरा हो रहा है वो हो जाए और उसके बाद जो है अक्टूबर में इलेक्शन हो, यानी कि थोड़ा टाइम मिल जाए। अच्छा, पीपल्स पार्टी का क्या इरादा है? आगे सीट एडजस्टमेंट करना चाहती है? अभी इत्तेहाद है आप लोगों का, ये इसी अम्ब्रेला के तहत इलेक्शन लड़ा जाएगा या हर पार्टी अपने अपने मंशूर के हिसाब से इलेक्शन लड़ेगी और आगे फिर उस तरह से हुकूमतें बनेंगी? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद जो भी इत्तेहादी जमातें जो भी सीटें ज़्यादा जीती हैं उनका हक बनता है कि वो वज़ीर आज़म बने। अब ये है कि इस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब के और PMLN के नंबर ज़्यादा हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और अगर पीपल्स पार्टी में ज़्यादा नंबर लेके आती है तो फिर हमारा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अपना घर यूं मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठा के जिएगा। खेतों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। वक्त गुजर उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। फैसले की घड़ी पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। कठिन फैसले बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए खुसूसी नशरियात मिशन मईशत बुध के रोज 1 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।